हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया हो ना? तो अपन कल बात कर रहे थे भाई कि जो अपना बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर है ना, जो फिजिक्स का पेपर है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा जाना था। ठीक है। और अपन यही जान रहे थे कि भाई बॉडी का रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है ना, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और उसके लिए अपन ने देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल की पोजीशन अपन किस किस टाइप से देख सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ भी दो कंडीशन थी, हो सकता है में एक रेस्ट में हो सकता है मोशन के अंदर हो। ठीक है। अब मोशन में है तो ठीक है, लेकिन रेस्ट में है तो भी है कि कोई पार्टिकल को अपन कहाँ से देख रहे हैं, ये उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो उन सब की मैं फिर से एक बार थोड़ा सा टच करते हुए फिर से अपन आगे के नेक्स्ट करेंगे टॉपिक को। ठीक है। तो मैं उसी के में बात करता हूँ भाई अब से। देखना, अपन में उस वाले में बोला था, अपन ने एक तो बोला था कि वस्तु क्या हो सकती है, विराम अवस्था में हो सकती है। ठीक है। अपन ने क्या बताया था कि वस्तु कहाँ हो सकती है, विराम अवस्था, एट रेस्ट हो सकती है फिर, या फिर गति अवस्था में हो। वस्तु कहाँ हो भाई, गति अवस्था में हो। ठीक है। एट रेस्ट हो सकती है। ठीक है। या फिर कहाँ हो सकती है वो, गति अवस्था में हो सकती है। ठीक है। मोशन के अंदर हो सकती है। ठीक है। तो उन सब के लिए अपन ने क्या देखा था कि अपन ने ये बोला था कि अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के सापेक्ष क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है, टाइम के सापेक्ष चेंज हो रही है, तो अपन ने उसको क्या बोल दिया था, गति अवस्था में है। अगर पार्टिकल की पोजीशन टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं हो रही तो अपन ने उसको क्या बोल दिया था, विराम अवस्था में है। ठीक है। लेकिन जब गति अवस्था में है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन विराम अवस्था में है तो अपन को देखते हैं विराम अवस्था में है वो तो कैसे है। यहाँ भी विराम अवस्था में है तो उसके साथ दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है। अब देखो, अपन बोले किसी वस्तु को भाई एट रेस्ट है, मतलब उसका क्या है कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अपन ये देखना चाहें कि भाई वो विराम अवस्था में है तो देखो वो इस पे और डिपेंड करता है कि अपन उसको किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, अपन उसको कहाँ से देख रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में है। ठीक है। तो देखो, अगर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये जो वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से अपन को दिखाई दे सकती है। ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे अपन बात कर रहे हैं उन सबकी। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि एग्जांपल बात करूं कि, हाँ, अर्थ का एग्जांपल लेके बात करता हूँ। जैसे अपना ये कोई अर्थ है, पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ, है ना, फिर से नए बच्चे हैं कुछ, तो उन सब चीजों के लिए, है ना। अर्थ की बात करें तो जब अपन अर्थ पे किसी बॉडी की बात करते हैं, हो सकता है कोई पेड़ हो, पौधे हो, जंतु हो, कुछ भी हो। ठीक है। हाँ, कोई कार हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, जो रेस्ट पे है। ठीक है। अगर इन सब की बात करें और अपन इस, मान लो ये कोई बॉडी है, अर्थ पे है, एट रेस्ट है, ठीक है, और इसको अपन अर्थ से ही देखना चाह रहे हैं कि बॉडी है, अर्थ पे ही है और एट रेस्ट है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस प्रेक्षक के सापेक्ष ये बॉडी कैसे दिखाई देगी भाई, एट रेस्ट में दिखाई देगी। ये बॉडी कैसी दिखाई देगी, एट रेस्ट दिखाई देगी। कहां पे दिखाई देगी ये बॉडी, एट रेस्ट दिखाई देगी। ठीक है। अपन को क्या लगेगा कि अर्थ के सापेक्ष अपन देख रहे हैं और अपन भी अर्थ पे हैं, और जो पार्टिकल है, बॉडी है, वो भी कहां पे है, अर्थ पे, तो ये कैसे दिखाई देगी अपन को, रेस्ट में दिखाई देगी। लेकिन अगर इसी वस्तु को मैं किसी अदर प्लानिट से जाके देखूं, दूसरे ग्रह पे जाके देखूं, तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा कि ये जो बॉडी है, मतलब अर्थ क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है भाई, रोटेट कर रही है। अर्थ का क्या हो रहा है, घूर्णन। तो बॉडी का भी क्या होगा, उसके साथ रोटेशन होगा, बॉडी भी क्या करेगी, उसके साथ रोटेट करेगी। तब अपन को क्या लगेगा कि पार्टिकल की जो पोजीशन है, इस जो बॉडी की पोजीशन है, वो टाइम के सापेक्ष में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। तो अपन को ऐसा लगेगा कि वस्तु क्या है, गतिशील है। ठीक है। तो अपन ने ये तो पढ़ा ही था कि पोजीशन टाइम के सापेक्ष चेंज हो रही तो गति अवस्था में, नहीं हो रही तो विराम अवस्था में। लेकिन उसके लिए भी अपन को ये चीज देखनी होगी कि अपन उसको कहाँ से, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, कौन से निर्देशन से देख रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि अपन उसको कहाँ से देख रहे हैं, सीधा सीधा। ठीक है। अगर आगे की बात करता हूं, अगर दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा होगा कि जैसे मैं ट्रेन और स्टेशन का एग्जाम्पल दूं। ठीक है। कोई ट्रेन स्टेशन से जा रही है, ठीक है भाई, कोई ट्रेन हो सकता है स्टेशन से जा रही हो, स्टेशन से पार कर रही, ये कोई ट्रेन जा रही है इस साइड से, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है।
इस टाइप से ये कोई अपना ट्रेन है, ठीक है। स्टेशन से क्रॉस कर रही है और मान लिया ये कोई अपना स्टेशन है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे कोई पेड़ पौधे और भी हैं, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि जब ये ट्रेन स्टेशन से गुजर रही होती है, जब ये ट्रेन स्टेशन से गुजर रही होती है तो इसमें जो कोई आदमी यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, जो कोई आदमी यहाँ पे बैठा होगा उस सबको क्या लगेगा कि जो स्टेशन पे ये पेड़ और जो भी व्यक्ति खड़े हुए हैं वो इनको क्या दिखाई देगा कि ये गति की अवस्था में है, जैसे ही ट्रेन जा रही है, ठीक है। उसको तो क्या लगेगा, खुद तो रेस्ट में, लेकिन जो ये स्टेशन पे खड़ी हुई है ये सब पीछे, ये सब वस्तुएं इसको पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। उसको ऐसा लगेगा कि ये जो पेड़ और जो स्टेशन पे जो आदमी खड़े हैं ये पीछे की ओर गति कर रहे हैं, अपोजिट साइड में, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको, इस जो पेड़ है स्टेशन पे उसको इस रेफरेंस में देखूं, इस आदमी के संदर्भ में देखूं, ठीक है, ये जो आदमी स्टेशन पे खड़ा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इस पेड़ को देखना चाहूं, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इस पेड़ को देखना चाहूं तो मुझे ये पेड़ कहाँ पे दिखाई देगा, एट रेस्ट दिखाई देगा। मतलब इस आदमी को क्या लगेगा कि ये जो पेड़ है वो कहाँ पे है, विराम अवस्था में है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ दो चीजें हो गई, यहाँ क्या हो गई, दो चीजें हो गई। जब मैंने प्रेक्षक इसको माना, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, ठीक है, इसको निर्देश बिंदु माना, इसको निर्देश तंत्र माना। प्रेक्षक मतलब अपन खुद कहाँ से देखेंगे, कोई निर्देश बिंदु, निर्देश तंत्र। जब इसके सापेक्ष इसको देख रहा हूं तो ये कैसा दिखाई दे रहा है भाई, गति की अवस्था, विराम अवस्था में, सॉरी, कैसा दिखाई देगा, एट रेस्ट दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा भाई, विराम अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है अपन को, विराम अवस्था में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब मैंने इसको इसके सापेक्ष देखा, इसको अगर मैं इस वाले को क्या मानूं, प्रेक्षक मानूं, जो ट्रेन में बैठा था जो आदमी, प्रेक्षक मानूं, इसको अगर निर्देश तंत्र मानूं, इस वाले को निर्देश तंत्र मानूं, तो मुझे ये पेड़ है इसके सापेक्ष कैसा दिखाई देगा, गति की अवस्था में दिखाई देगा, गति की अवस्था में ये सब चीजें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि अपन ने ये तो जाना ही था कि विराम अवस्था क्या होती है, गति अवस्था क्या होती है, लेकिन उन सब में अपन ने यहाँ तो जनरल पढ़ लिया था कि अगर पोजीशन टाइम के सापेक्ष चेंज हो रही तो गति अवस्था, अगर पोजीशन टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं हो रही तो विराम अवस्था है। लेकिन इस जो विराम अवस्था है इसका भी किस पे डिपेंड करता है, निर्देश तंत्र पे डिपेंड करता है कि अपन उसको कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, ठीक है भाई। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब इसी पे देखेंगे तो रेस्ट में भी दिखाई दे रही है, और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तो अपन को यही वस्तु कैसे दिखाई दे रही है, गति अवस्था में, ठीक है। इन्हीं को अपन आगे चल के पढ़ेंगे, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे आगे, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलेंगे, ठीक है। ये तो मैं समझाना चाह रहा था यहां से, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं कि भाई निर्देश तंत्र क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में देखने चाहूं तो देखो, अगर मैं बात करता हूं निर्देश तंत्र को लेकर, जैसे मैंने कल भी बताया था, ठीक है, और फिर भी बता देता हूं, निर्देश तंत्र क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है भाई। देखो इधर, सब इधर देखेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि वह तंत्र या निकाय बोल सकते हो, वह तंत्र या निकाय जिसके सापेक्ष अपन को किसी कण की स्थिति प्रदर्शित करनी हो, वह निकाय तंत्र, वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति प्रदर्शित की जाती है, ठीक है, वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की क्या प्रदर्शित की जाती है, स्थिति प्रदर्शित की जाती है, क्या बोलेंगे भाई उसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। उसके अपन क्या बोलेंगे भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। लिख लो, मैंने कल भी लिखा दिया था, जो बच्चे अभी हैं फिलहाल, वह निकाय, वह निकाय, वह निकाय जिसके सापेक्ष, वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति प्रदर्शित की जाती है, स्थिति प्रदर्शित की जाती है, ठीक है, स्थिति पता की जाती है, बताई जाती है, की जाती है, निर्देश तंत्र कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है,
ठीक है। अब भाई अपन ने कल और बात कर ली थी इसके बारे में कि गणितीय रूप से ये होते हैं, अपन को उसके डिटेल में नहीं जाना, वहां से देख सकते हो, वो अपने काम के नहीं है। अपने काम का ओनली एक ही निर्देश तंत्र है यहाँ अपने सिलेबस में जो अपन को पढ़ना है, वो है अपना कार्तीय निर्देश तंत्र। वो अपना कौन सा है भाई? कार्तीय निर्देश तंत्र है। वो अपना कौन सा निर्देश तंत्र है भाई? कार्तीय निर्देश तंत्र। देखो तो कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं अपन। कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है भाई, कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रीफ लेके मैं चलता हूँ आगे, कंटिन्यू करता हूँ, है ना। देखो, कार्तीय निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र होता है अगर जिसमें किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट दिखाने हो अपन को, तो अपन कैसे लिखते हैं उनको? x, y, z। अगर अपन निर्देशांक लिखेंगे, इसमें निर्देशांक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? किसी बिंदु के x, y, z से लिखते हैं। और इसका जो मूल बिंदु होगा, संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, वो 0,0 को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी परिभाषा है, इसको देखना चाहे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने कल बात की थी कि जो कण की स्थिति है वो दो टाइप से हो सकती है। हो सकता है कण कहाँ पे हो? एट रेस्ट पे हो सकता है वो कहाँ पे हो? गति की अवस्था में हो। जब कण रेस्ट पे था, जब कण रेस्ट पे था, कण की स्थिति, तो यहाँ से अपन को अगर कण की स्थिति देखनी है तो मैं बात करता हूँ यहाँ से कण की स्थिति, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है भाई, कण की स्थिति मैंने कल भी बताई थी, एक बार बता देता हूँ कि दो टाइप से पढ़ेंगे अपन। एक हो सकता है कहाँ पे हो? विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, एट रेस्ट हो। और एक हो सकता है कहाँ पे हो भाई? गति अवस्था में हो। ठीक है, एक कहाँ पे हो? गति अवस्था में हो। अब जब विराम अवस्था था तो अपन ने इसको दो टाइप से पढ़ा था कल भाई। दो टाइप से कैसे कैसे पढ़ा था? जब विराम अवस्था में है, एक तो इसको अपन स्थिति सदिश के द्वारा, ठीक है, अपन ने निकाला था स्थिति सदिश के द्वारा। एक तो अपन ने इसको स्थिति सदिश द्वारा पढ़ा था। ठीक है, और सेकंड, अब स्थिति सदिश की बात करूं तो सेकंड अपन ने इसको पढ़ा था किसके? निर्देशांकों के द्वारा। सेकंड अपन ने इसको किसके द्वारा पढ़ा था भाई? निर्देशांकों के द्वारा। सेकंड अपन ने इसको पढ़ा था निर्देशांकों के द्वारा। अपन ने इसको कैसे पढ़ा था भाई? निर्देशांकों के द्वारा। ठीक है, तो यहां तक की अपनी बातें हो गई थी कि अपन ने निर्देशांक के द्वारा इसका यहाँ से आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू निकाली थी अपन ने। यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू कितना? एक्स आई कैप प्लस कितना? वाई जे कैप प्लस कितना? जेड के कैप। ये सब वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल दी थी। अगर परिमाण की बात करूं तो मैं सिखाऊंगा परिमाण निकालना। ठीक है, परिमाण कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर प्लस कितना भाई? जेड स्क्वायर। ये सब अपन ने देखा था वहां पे। ठीक है, टॉपिक को कंटिन्यू नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अपना विराम अवस्था वाला हो गया था। अब अपन बात करते हैं कि जब पार्टिकल अगर गतिज की अवस्था में हो तो अब अपन उसका पोजीशन कैसे मेजर करेंगे, वो सब चीजें देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड में बात कर लेता हूं यहाँ पे। सेकंड बात कर लेता हूं यहाँ पे कि कण गति की अवस्था में हो, कण गति की अवस्था में अगर पार्टिकल कहाँ पे है? मोशन में है, तो उसका अपन कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, देखो भाई, अगर पार्टिकल मोशन में है तो अपन ने पहले ही बोला था कि उसका समय के सापेक्ष स्थिति क्या होगी? परिवर्तित होगी। ठीक है, हो सकता है अपन मान ले कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे हो, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहीं दूसरी जगह होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए अपन देखते हैं कि अपन ये मान लेते हैं, माना है ना। देखो अपन ऐसे मानते हैं, मैंने बोला था अपन कार्तीय निर्देश तंत्र ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं एक्स वाई की ही बात करता हूँ, है ना। हाँ, एक्स वाई की ही बात करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने बताया था कि एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है। अपन को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज की ही बात करनी है ना। ये भी दो टाइप से होते हैं। ठीक है, मैं चलो थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार यहीं। हाँ, ये भी भाई कार्तीय निर्देश तंत्र थे अपने, जो दो टाइप से थे। इधर देख लो, जो बच्चे कल नहीं थे, कार्तीय निर्देश तंत्र, ये थे भाई कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, ये दो टाइप से थे। पहला, अगर अपन इसको इस टाइप से पढ़ते हैं, x इधर, y इधर, और इधर कौन सा? z। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु 0,0,0 और यहाँ कोई पार्टिकल होगा तो इसका अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, क्यों? अपन यहाँ से किधर जा रहे हैं? इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेकंड की बात करूं तो एक दूसरा होता है, इस टाइप से पढ़ते हैं भाई जिसको
इसको x लिख दो, इसको y लिख दो, इसको z लिख दो। तो अपन चल रहे हैं इधर से इधर, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, ज्यादा नहीं जाना डिटेल में, मैंने बता दिया था अपन एंटी क्लॉकवाइज अपन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेके बात करेंगे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, इसके रेफरेंस पे थीटा, क्यों अपन जब भी थीटा मेजर करते हैं तो इधर से मेजर करके चलते हैं। ठीक है, बाकी लेना चाहे कौन सा, लेकिन यहाँ जब लेंगे तो थीटा क्या करना पड़ेगा, माइनस थीटा, हर में करना पड़ेगा ये चीजें। ठीक है, तो अपन इसी की बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज की। ठीक है, तो देखो कण की अगर गति की अवस्था है तो अपन लिखते हैं, देखो माना, हाँ ठीक है भाई। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं लिखता हूं यहां, देखो एक बार डायग्राम देखना। अपन ने क्या माना कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना कार्तीय निर्देश तंत्र है। ठीक है भाई, इस टाइप से कोई कार्तीय निर्देश तंत्र है। अपन ने क्या माना कि ये इसका क्या है, मूल बिंदु संदर्भ बिंदु है। अपने माना किसी समय t1 पर, किसी समय t1 पर पार्टिकल से यहाँ का उसका स्थिति सदिश है r1 वेक्टर। ठीक है, किसी समय t1 पर पार्टिकल में मान लेता हूँ यहाँ पे है और उसका कोई पॉइंट अपन ने a लिख दिया, इसका स्थिति सदिश कितना है, r1 वेक्टर है, इसका सर r1। अभी मान लो किसी समय t2 पर पार्टिकल कहीं यहाँ आ जाए, हो सकता है कहीं भी पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। मैंने उसको मान लिया कि जब टाइम t2 था, t1 पे तो यहाँ था, तो t2 पे हो सकता है पार्टिकल यहाँ आ जाए, तो उसका स्थिति सदिश कितना r2, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं कोई p पॉइंट पे आ गया। ठीक है, यहाँ कब था, जब टाइम कितना था भाई t1, लिख देता हूँ टाइम कितना था t1, और यहाँ पे टाइम कितना t2 हो गया, यहाँ पे टाइम कितना हो गया t2 हो गया। ठीक है, तो मैं यही चीज लिखने जा रहा हूँ यहाँ, माना माना किसी समय t1 पर कण का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश माना किसी समय t1 पर, ऐसे लिखो, माना किसी समय t1 पर कण बिंदु कैपिटल A पर है, जिसका स्थिति सदिश, जिसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना भाई, वहीं से मेजर करेंगे, जिसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष r1 वेक्टर है, जिसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष r1 वेक्टर है। ठीक है भाई, अपन ने एक ही बात कर ली, टाइम कितना है t1। ठीक है, लिखते हैं नीचे, किसी समय t2 पर, किसी समय, अब देखो गति अवस्था में तो भाई पोजीशन तो चेंज करेगा, तो यहां था अभी यहां आ गया, किसी समय t2 पर कण बिंदु, बिंदु B पर है, जिसका स्थिति सदिश, जिसका स्थिति सदिश, स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष r2 वेक्टर है। ठीक है भाई, r2 वेक्टर है। अब अगर मैं कण का विस्थापन देखना चाहूं, ठीक है, t2 से, जब वो t1 पे था और t2 में, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1 हो गया। तो अगर मैं टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 के अंदर पार्टिकल का स्थिति सदिश देखना चाहूं, विस्थापन देखना चाहूं कि पार्टिकल कहां से कहां गया, तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ होता है उनके बीच का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। देखो भाई इधर, तो विस्थापन अगर देखना चाहूं तो विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप बताओ विस्थापन क्या हो जाएगा, बताओ विस्थापन क्या होगा, ये कोई क्या रहेगा अपना विस्थापन रहेगा, ये अपना क्या रहेगा, कोई विस्थापन रहेगा। यहां से पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ पे आया। ठीक है, विस्थापन है, इसको विस्थापन को मैं बोल दूं कोई डेल्टा आर बोल सकता हूं। विस्थापन को कितना बोल दिया मैंने, डेल्टा आर वेक्टर बोल दिया। विस्थापन को कितना बोल दिया, डेल्टा आर वेक्टर। अब देखो भाई,
इस त्रिभुज में मैं बात करता हूं, इसको अगर कोई ओ मानूं तो ओ ए बी से, इसमें सदिश योग का जो त्रिभुज नियम है, त्रिभुज की दो भुजा सेम ऑर्डर में, तो तीसरी भुजा अपोजिट ऑर्डर में क्या दिखाएगी, उसका रिजल्टेंट दिखाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे बात करता हूं इसकी, त्रिभुज ओ ए बी से, त्रिभुज ओ ए बी से, त्रिभुज ओ ए बी से कितना बन जाएगा बताओ, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। भाई नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है अपना ओ ए वेक्टर प्लस कितना ए बी वेक्टर इक्वल टू होगा ये ओ बी वेक्टर के। ठीक है, इसका मान कितना है वहीं से लिख रहा हूं, आर वन वेक्टर, इसको अपन ने डेल्टा आर वेक्टर बोला, ये हुआ भाई डेल्टा आर वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा अपना आर टू वेक्टर। तो यहां से डेल्टा आर कितना निकल के आया, डेल्टा आर निकल के आया आर टू वेक्टर माइनस कितना आर वन वेक्टर, इसको बोलते हैं अपन विस्थापन सदिश बोलते हैं भाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन, विस्थापन सदिश। ठीक है, टाइम इंटरवल किसमें, टी टू माइनस टी वन में। विस्थापन सदिश कितना हो गया भाई, टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन में डेल्टा आर कितना आर टू माइनस आर वन। ये बोल सकते हैं ए बी पाथ की शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब न्यूनतम पथ की लंबाई। ठीक है, ए बी की कितनी है आर टू माइनस आर वन। समय अंतराल देखो, समय अंतराल कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा समय अंतराल कितने समय में आया भाई, ये समय अंतराल को लिखूं अगर डेल्टा टी टी, तो टी टू माइनस कितना हो गया टी वन हो गया, टी टू माइनस कितना। ठीक है, तो ये क्या बना अपने पास, समय अंतराल बना। ये क्या बना, समय अंतराल। कौन सा, कि जब तक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करके ए से कहां पे गया, बी पे गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन क्या करेंगे, देखो विस्थापन बटा टाइम करूंगा और किसी इंटरवल की बात करूंगा, तो क्या आएगा अपना औसत वेग या माध्य वेग आएगा। इंटरवल में क्या आएगा, औसत वेग आएगा या माध्य वेग आएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं औसत वेग या माध्य वेग। देखो औसत वेग, औसत वेग या माध्य वेग। ठीक है भाई, टाइम इंटरवल कितने में, टी टू माइनस टी वन में, औसत वेग या माध्य वेग। ठीक है, तो औसत वेग कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐसे लिखो वी एवरेज, ए वी फोर एवरेज के लिए। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वी वेक्टर का एवरेज बोल सकते हो, है ना, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन वी एवरेज लिख रहे हैं, तो अपन क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, यहां लिखा विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, अपॉन क्या आएगा भाई, परिवर्तन में लगा समय। ये क्या आएगा भाई, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो ये क्या बना अपने पास, बी एवरेज। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन कितना था अपना आर टू वेक्टर माइनस कितना आर वन वेक्टर, और ये कितना भाई टी टू माइनस कितना टी वन। इसको अपन क्या बोलते थे, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन कितना डेल्टा टी। तो ये अपना वी एवरेज आ गया किसी टाइम इंटरवल में, इसको लिख दिया अपन ने कितना डेल्टा आर अपॉन कितना डेल्टा टी। इसको बोलते हैं अपन औसत वेग या माध्य वेग बोलते हैं। ये कोई नंबर कितना आ गया, 3। अब ये औसत वेग है, माध्य वेग है, किसी टाइम इंटरवल में है, किसी टाइम इंटरवल में। अगर मैं टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो कर दूं, टाइम की कोई इंस्टेंट वैल्यू के लिए किसी क्षण पे, ठीक है, तो वो इसका औसत वेग नहीं आएगा, वो क्या आएगा, इसका तात्क्षणिक वेग आएगा। इंटरनेस इंस्टेंट की बात करूं मैं, किसी इंस्टेंट की बात करूं, मतलब किसी क्षण की बात करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरवल नहीं लेके क्या करूंगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, टाइम की कोई एक वैल्यू के लिए किसी क्षण के लिए। ठीक है, तो डेल्टा टी टेंस टू कितना कर दूंगा, जीरो। तब ये जो एवरेज वैल्यू है ये किस में बदल जाएगी, तात्क्षणिक वेग में बदल जाएगी। ये किस में बदल जाएगी भाई, तात्क्षणिक वेग में बदल जाएगी। तो मैं लिखता हूं समय अंतराल या फिर समय के किसी क्षण के लिए, समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू जीरो के लिए, समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू जीरो के लिए। ठीक है भाई,
अगर ये v क्या बन जाएगा, ये तो वेलोसिटी बन जाएगा अपना, यहाँ लग जाएगी लिमिट, और ये कितना बन जाएगा डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये बन जाएगा कितना डेल्टा आर वेक्टर अपॉन कितना डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन कितना बन जाएगा डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी टेंस टू 0 करते ये जो अपना क्या है इंटरवल है, ये क्या बदल जाएगा डिफरेंशिएशन के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना बी वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन कितना भाई डी टी बन जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, किसी तात्क्षणिक वेग बोलते हैं भाई, इसको अपन क्या बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। ठीक है भाई, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। अब इसी प्रकार अगर अपन को औसत औसत त्वरण निकालना हो, या फिर क्या किसी क्षण पे क्या निकालना हो त्वरण निकालना हो, तो अपन क्या करेंगे वेग का क्या करेंगे, अभी देखो एवरेज आ गया। ठीक है, अब अपन क्या मान लेंगे t1 समय पे हो सकता है उसकी वेलोसिटी v1 हो, t2 समय पे हो सकता है उसकी वेलोसिटी कितना हो t2। तो टाइम इंटरवल में वेग में परिवर्तन कितना v2 माइनस v1, कौन से इंटरवल में t2 माइनस t1 इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन त्वरण के लिए। ठीक है, मैं लिखता हूं माना वेग आ गया ना, माना किसी समय t1 पर, किसी समय t1 पर वेग मैंने लिखा यहाँ पे v1 वेक्टर, तथा किसी समय t2 पर, किसी समय t2 पर वेग v2, वेग कितना है भाई v2 वेक्टर है, तब समय अंतराल, तब समय अंतराल t2 माइनस t1 में, या फिर डेल्टा t लिख सकते हो आप, समय अंतराल डेल्टा t में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा भाई डेल्टा v वेक्टर, जिसको v2 माइनस क्या लिखेंगे अपन v1 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा भाई डेल्टा v वेक्टर, और v वेक्टर कितना भाई v2 वेक्टर माइनस कितना v1 वेक्टर। ठीक है, और समय अंतराल तो अपने पास ऑलरेडी वो है ही, समय अंतराल, ये समय अंतराल कितना हो जाएगा बताओ डेल्टा टी, और ये कितना बन जाएगा t2 माइनस कितना t1 बन जाएगा। अपन को क्या निकालना है यहाँ पे औसत, अपन को निकालना भाई यहाँ पे औसत त्वरण निकालना। औसत त्वरण बोले तो ए वी, ए एवरेज, ये क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन, और इधर हो जाएगा भाई परिवर्तन में लगा समय, ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। ठीक है भाई, वेग में परिवर्तन परिवर्तन में लगा समय, तो ये बना अपना ए एवरेज औसत। ठीक है, वेग में परिवर्तन कितना भाई v2 वेक्टर माइनस कितना v1 वेक्टर अपॉन कितना t2 माइनस कितना t1, ये बन जाएगा कितना डेल्टा v वेक्टर अपॉन कितना भाई डेल्टा t बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई औसत त्वरण बोलते हैं। ये हो गया कितना इंटरवल के लिए, तो ये बन जाएगा कितना डेल्टा v वेक्टर अपॉन कितना डेल्टा t, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई औसत त्वरण, इसको अपन बोलेंगे औसत त्वरण बोलते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे भाई औसत त्वरण बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या बोलेंगे अपन औसत त्वरण। अब अपन को अगर किसी क्षण पे त्वरण डिफाइन करना हो तो अपन क्या कर लेंगे वो इंस्टेंट ले लेंगे, डेल्टा टी टेंस टू कितना कर देंगे 0 कर देंगे। देखो किसी क्षण पर त्वरण, किसी क्षण या किसी समय क्षण कितना हो जाएगा डेल्टा टी टेंस टू कितना 0, तो ये क्या बन जाएगा अपना त्वरण बन जाएगा। यहाँ लिमिट, लिमिट कितनी हो जाएगी डेल्टा टी टेंस टू 0, ये कितना बन जाएगा भाई डेल्टा वी वेक्टर अपॉन कितना डेल्टा टी बन जाएगा। तो ये ए कितना बन जाएगा बताओ dv अपॉन कितना dt, इसको बोलते हैं अपन तात्क्षणिक त्वरण। क्या बोलेंगे भाई तात्क्षणिक त्वरण बोलते हैं, किसी इंस्टेंट पे तात्क्षणिक क्या बोलते हैं
त्वरण। अब देखो, क्योंकि अपने पास v वेक्टर कैसे आया था बताओ, dr वेक्टर अपॉन कितना dt आया था, तो ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं, ये मैंने रखा dr अपॉन कितना dt, तो ये बना a एवरेज, यहां बना d अपॉन कितना dt, और ये कितना बन जाएगा भाई, dr वेक्टर अपॉन कितना dt। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, विस्थापन का डबल डेरिवेटिव, विस्थापन का क्या बनेगा भाई, डबल डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव पहले से था, एक बार और आ गया। तो ये अपनी क्या थी कि जब पार्टिकल अगर मोशन में हो, गति की अवस्था में हो, तब अपन उसका स्थिति सदिश ऐसे निकालेंगे। अब देखो, स्थिति सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे अपन को त्वरण देगा, एक बार समाकलन करेंगे, फिर दोबारा से समाकलन करेंगे, तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, उसका पोजीशन निकाल लेंगे, आर वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं, पार्टिकल की पोजीशन वगैरह ये मेजर करते हैं। तो ये नोट डाउन करो, है ना, ये नोट डाउन करो भाई, है ना, और ये सब चीजें लिख लेना भाई, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज भी होता है, लेकिन अपन कौन सा ओनली एंटी क्लॉक लेके चलते हैं। ठीक है, ये लिखो एक बार, देखो ठीक है भाई, ये हो गया। आगे देखो, एक बार नोट करना है, एक बार एक क्वेश्चन देख लो इस पे। हाँ, देखो भाई, क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन ये है अपना, क्वेश्चन अपना ये है भाई, क्वेश्चन ये है, अपन को किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है किसी टाइम पे। ठीक है, किसी पार्टिकल की अपन को पोजीशन दे रखी है, और अपन को ये बोल रहा है कि टाइम का वो मान ज्ञात कीजिए, टाइम का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका त्वरण शून्य हो जाए। अपन को क्या दिया कि किसी पार्टिकल की पोजीशन दे दी, उसने स्थिति दे दी टाइम के सापेक्ष, और अपन को ये बोला भाई कि इसकी टाइम की वो वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसकी वो जिसके लिए इसका त्वरण क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, त्वरण क्या हो जाना चाहिए भाई, शून्य हो जाना चाहिए। और फिर आगे बोला कि जब त्वरण शून्य हो जाए तब इसका वेग ज्ञात कीजिए, कि जिस टाइम पे इसका त्वरण शून्य है तब इसका वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, लिखो, यदि किसी कण की स्थिति किसी समय स्मॉल टी पर निम्न प्रकार दी जाती है, निम्न प्रकार से दी जाती है। ठीक है भाई, निम्न प्रकार से दी जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, ये लिख रखा है एक्स उसका पोजीशन का, और यहाँ लिख रखा है आपको 2t³ माइनस कितना 9t² प्लस कितना 12t प्लस कितना 6 मीटर, ये आपकी पोजीशन दे रखी है उसने किसी टाइम t पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है भाई, क्वेश्चन पहला ये है, समय का वह मान ज्ञात कीजिए, समय का वह मान ज्ञात कीजिए, समय का वह मान ज्ञात कीजिए जब कण का त्वरण शून्य हो, जब कण का त्वरण शून्य हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यह है कि समय का वह मान ज्ञात कीजिए जब कण का त्वरण क्या हो, शून्य हो। इसी में सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है, जब जब कण का त्वरण शून्य हो, उस समय पर उसका वेग ज्ञात कीजिए, उस समय पर उसका
वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन निकालने हैं आपको दो। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे अपन, समझना भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, और ऐसे करके आए होंगे आप 11th क्लास के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करें अपन उसी से, है ना, और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये पोजीशन दे दी और आपसे बोला कि समय का वह मान ज्ञात कीजिए जब कण का त्वरण क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो देखो त्वरण अपन कैसे निकालेंगे। त्वरण होता है, पढ़ा था अपन ने ए, अपन ने ऐसे पढ़ा था, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो d2r अपॉन कितना, dt स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके घटक होते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, तो x आएगा तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, है ना, उस टाइप से आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, तो अगर a लिखूं मैं तो यहाँ कितना लिख सकता हूं मैं, d2x अपॉन कितना, dt स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन का 2 बार क्या करूंगा, टाइम के सापेक्ष अवकलन करके उसको क्या करूंगा, 0 रखूंगा। ठीक है, और वहां से टाइम की वैल्यू निकालूंगा। देखो मैं निकाल रहा हूं पहले dx अपॉन कितना भाई, dt। dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस कितना, 18t प्लस कितना भाई, 12t प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। फिर से इसका एक बार और करूंगा तो ये बन जाएगा d2x अपॉन कितना, dt स्क्वायर। ये बन जाएगा कितना, 12t माइनस कितना 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0। यहां से मैं कुछ कॉमन लेता हूं, 6 2, है ना, 6 कॉमन आएगा, ये बन जाएगा कितना, 2t माइनस कितना 3 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से बनेगा 2t माइनस 3 बराबर 0। तो 2t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू कितना भाई, 3/2। तो समय का वह मान 3/2 होगा जब इसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। समय का वह मान क्या होगा, 3/2 होगा जब इसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, इधर ही कर लेता हूं। ठीक है, आगे क्या बोला कि जब वेग त्वरण शून्य है तो टाइम आ गया कौन सा समय, 3/2। उस समय पे इसका वेग निकालो। तो वेग अपन कैसे निकालते थे, v इक्वल टू कितना भाई, dx अपॉन कितना भाई, dt। तो इसका एक बार अवकलन अपन ने कर रखा है, ये कितना आएगा, 6t स्क्वायर माइनस कितना 18t और प्लस कितना भाई 12, और इसमें आप क्या रख दीजिएगा, t इक्वल टू कितना 3/2। ठीक है, तो ये रखेंगे तो कितना बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा कितना 3/2 का स्क्वायर माइनस कितना 18, और ये बन जाएगा 3/2 प्लस कितना बन जाएगा 12। यहाँ से कितना निकल के आएगा, 6 इंटू 9 कितना 4 माइनस कितना 18 इंटू कितना 3/2 प्लस कितना बनेगा 12। कुछ कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा कितना 18/2। हाँ ये भी कैंसिल आउट हो जाए, हाँ 27 आएगा, सॉरी 2 बार कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा 27 बाई कितना 2 माइनस कितना, ये बनेगा कितना 27 प्लस कितना 12 बनेगा। 27/2 ये कितना 20, तो कितना बन जाएगा माइनस का 27/2। ये कितना बनेगा भाई, आगे देख लो एक बार, अपने पास ये आई वेलोसिटी v इक्वल टू 27/2 माइनस कितना 27 प्लस कितना 12। तो v कितना बनेगा भाई, ये एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, 54 हो जाएगा। 54 में 27 गए तो 27/2 बन जाएगा प्लस कितना 12 बन जाएगा। v कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा, तो माइनस कितना 3/2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी, है ना। हो सकता है डाटा की वजह से ऐसा कुछ वैल्यू आ रही हो, नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वेग का क्या है, परिमाण है। वेग का क्या है भाई, परिमाण है ना। तो इस टाइप से अपन को क्या निकालना है, वहां वेग निकालना है। एक बार फिर से देख लो आप लोग, देखो भाई अपन को क्या बोला, ये कुछ दे रखा था 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6 आ गया। ठीक है, तो अपन को क्या बोला कि समय का वह मान ज्ञात कीजिए त्वरण शून्य, तो अपन ने त्वरण क्या किया, इसका डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव करके कितना आया, ये कितने टाइम्स आ गया 6 टाइम्स, 6t स्क्वायर बना माइनस कितना 18t प्लस कितना बन गया 12। फिर से डेरिवेटिव किया, ये कितना बन गया 12t माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लिया 6, 2 टाइम्स ये 3 बराबर 0, तो 2t माइनस 3 बराबर 0, तो 2t बराबर 3, t इक्वल टू कितना 3/2। तो टाइम का व्यवमान कितना हो गया 3/2 सेकंड आ गया। अब वो बोल रहा है कि जब त्वरण शून्य है तो उस समय पे वेग ज्ञात करो। तो त्वरण शून्य था तो वेग निकाल दिया अपन ने, वेग कितना dx अपॉन dt, तो बना 6t स्क्वायर माइनस कितना 18t प्लस कितना 12, इसमें t इक्वल टू 3/2 रख दिया। ये 3/2 का स्क्वायर 3/2 प्लस 12, ये कितना बन गया 9/4 बन गया।
ये कितना 18 इंटू 3/2 प्लस 12 बन गया। इसका 2 से कैंसिल आउट किया 2 बार और 2 27/2, ये कितना बनेगा 9 टाइम्स, तो 27 प्लस 12। इसको आगे सोल्व किया अपन ने, ये बना 27/2, यहाँ से इसका एलसीएम लेके 2 54 54 में से 27 27 माइनस 27/2 प्लस कितना 12, ये 24 बनेगा। 24 में से कितना 3 बचेगा -3/2। ठीक है भाई, तो ये सब अपनी क्लास थी, तो इसको नोट करो अच्छे से, है ना। और बाकी चीजें अपन कल जैसे आएंगे तो अपन कल बात करेंगे। अपन ने अभी तो मैथमेटिकल रूप से पढ़े थे निर्देश तंत्र, है ना, जो अपन ओनली कार्तिक की बात कर रहे हैं। अब अपनी जब भी नेक्स्ट क्लास है कल, तो अपन ये देखेंगे कि निर्देश तंत्र, हाँ, भौतिक रूप से या फिर अपन गति के बेस पे बोल सकते हैं। भौतिक रूप से कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें अपन एक पढ़ेंगे जड़त्वीय, एक पढ़ेंगे अजड़त्वीय। अब जड़त्वीय कौन से होते हैं, अजड़त्वीय कौन से होते हैं, जड़त्वीय में क्या होता है, अजड़त्वीय में क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा एग्जाम में, छोटा टाइप का 2 नंबर का, वो ये बनेगा कि जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। ठीक है, तो बने रहिए साथ में, है ना। तब तक अच्छे से क्लास लो, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो अगले दिन आके या तो यहाँ पूछ लो या फिर अपनी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके।